अगर 2027 में सरकार बनती है समाजवादी पार्टी की और आप जीतते हैं तो आप क्या क्या करेंगे महाराजपुर के लिए? अच्छा ये बताइए, कुछ तो आपने अपने सोच रखे होंगे ना कि बनती है। हाँ। ये क्यों? मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ बनाएंगे तो आप 2027 के हाँ। माननीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हैं। जैसे कि अभी भाजपा की सरकार है प्रदेश में, सेंट्रल में भी है, डबल इंजन है, मेयर भी है ट्रिपल, तो तीसरा इंजन हो गया। ठीक बात। तो कभी आपको कोई काम जैसे कराना रहता है जनता का, तो वो काम होता है कि नहीं होता है? देखिए, जब आप विपक्ष में होते हो तो आपके पास जो है 2-3 पॉइंट्स होते हैं। पहला फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कि आप जैसे किसी मामला, किसी क्षेत्र से, किसी वार्ड से, मोहल्ले से कॉल आया तो वहां पे आप जाइए, जन समस्या को सुनिए, उनका वहां पे रिटर्न एप्लीकेशन लीजिए, प्रार्थना पत्र जो हम हमेशा लेते हैं। उसके बाद हम भी अपना लेटर पैड लगाते हैं, और लेटर पैड लगाने के बाद क्या नाम लेते हैं जो है, जैसे कि सपोज मानिए कि हमने भेजा या अधिकारी पास, हम खुद चल के भी गए घटनाक्रम। मतलब ऐसा क्या हुआ कि बाकी ये सीट सीसम और करेल वाली 2 सीटें अगर छोड़ दे तो बाकी तो हम सारी हार गए? देखिए, होता क्या है ना कि यहाँ पे भी कसर तो कोई छोड़ी नहीं गई। हाँ, उसी वही हम सोच रहे हैं कि कसर का सेंस क्या, लाठी डंडे पर कसर कोई नहीं छोड़ी गई। बिल्कुल ही आप जहाँ पे आप इतना फोर्स लगा रहे हो, और फोर्स जो है हम फुटेज देख रहे हैं, वो पिस्टल वाला वीडियो यहीं का था। और वो नहीं, हम देख रहे हैं कि आप जो है किसी, अब तो चाचा वापस आ गए, शिवपाल चाचा की चाचा गए कहाँ थे? चाचा अपने तो भी उसका आते हैं। थोड़ा सा समीकरण बदला है लोकसभा में, आने का फर्क भी दिखा मुझे लगता है। देखिए, चाचा ना कल कहीं गए थे ना आज कहीं गए। मैं आपको सच बता रहा हूं कि मांस से कभी नाखून उतर सकता है क्या? ये रिश्ता होता है। ये तो टीवी चैनलों में चल गया, मगर सच्चाई ये है कि प्यार पहले भी था, प्यार आज भी है, और प्यार आगे भी बना रहेगा। अब समाजवादी लोग जय श्री राम बोलने लगे हैं। नहीं, जय श्री राम जरूरी नहीं है कि किसी मंच से बोला जाए। जय श्री राम यहाँ पे है, हाँ, होना चाहिए दिल से। बिल्कुल बात आपकी सही है। हनुमान जी, बाबा भोलेनाथ जी, आप कोई भी हो, जो भी देवता है, भगवान है, आप सबका रिस्पेक्ट करो। योगी जी पर एक लाइन क्या कहना चाहेंगे? संत महात्मा है, बाबा है, और उनकी वो तो पूजा पाठ वाले व्यक्ति हैं। प्रदेश कैसा चला रहे हैं? अब ये तो महाराजपुर की जनता का यहाँ सर्वे कराइए, उत्तर प्रदेश सर्वे कराइए। हम विपक्षियों से आप ये प्रश्न करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं अपने पॉडकास्ट की सीरीज में वापस से हाजिर हूँ फतेह बहादुर सिंह गिल जी के साथ में, जो कि रनर प्रत्याशी रहे हैं, मतलब रनर रहे हुए हैं महाराजपुर विधानसभा से, है ना। और भैया बड़े किस्से हैं इनके, और यूथ का लाइकिंग रेशियो बहुत प्यारा है, बहुत बढ़िया है, और इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे। और सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सिर्फ आपने एक बार ही व्हाट्सएप करने पे अपना टाइम दे दिया मुझे। थैंक यू निखिल जी, थैंक यू। और मुझे खुशी हुई कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला। तो ये आपकी राजनीति की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई? फादर मेरे सोशल लाइफ में थे, और फादर को देखते देखते छोटे से क्या नाम लेते हैं, एक प्रेरणा मिलती रही पापा से। तो जब क्या नाम लेते हैं बड़े हुए, जिम्मेदारियां पड़ी, तो जो चीज कभी पापा जैसे नहीं घर पे होते थे, कोई मामला आ गया तो हम लोग खुद उसको जो है क्या नाम लेते हैं प्रयास करते थे, समझौता किसी तरीके से नहीं। जैसे कोई सपोज मानिए किसी ने कहा कि भैया वो हॉस्पिटल में, वो आपके क्षेत्र में वो डॉक्टर साहब हैं, उनको कह दीजिए तो इलाज अच्छा हो जाए, या कोई मामला किसी और प्रकार का, तो हम लोग उसको क्या नाम लेते हैं प्रयास के रूप में लेते थे, और अपने फादर का नाम बताते थे। अच्छा, कि हम उनके बेटे हैं और इनका काम जो है आप देख लो करना। करिए। तो वो जरूर देखिए, आप किसी से जब निवेदन रिक्वेस्ट करोगे और कोई किसी के भले के लिए करोगे, तो जरूर वो व्यक्ति भी सामने वाला इस बात को मानेगा, समझता है। वो चीज होती होती एक अलग सी आप में एक जग गई। और फिर मैं 2007 में मैं प्रॉपर जो है मुख्य धारा की राजनीति में, पॉलिटिक्स में आ गया। 2007 में? 2007। क्या उम्र रही आपकी तब? मान लीजिए 18, 19, 20 साल। बहुत मतलब यंग एज में, मतलब एलिजिबिलिटी बना और आपने शुरू कर दी। मैं 22 साल की उम्र में कोल मिनिस्ट्री में डायरेक्टर हो गया था। 22-23 साल की उम्र थी मेरी उस समय। मुझे याद है कि मैं हो गया था। मैंने उसको, क्योंकि मैं WCL से था, वेस्टर्न कोलफील्ड कोल में है, तो ये बॉम्बे से पूरा महाराष्ट्र जो है छिंदवाड़ा तक का
ये पूरा WCL आता है। ओके। तो मौका मिला, पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से, एक जिम्मेदारी से निर्वहन किया पद का। 5 साल रहा मैं उसमें। फिर उसके बाद मैं माइनॉरिटी कमीशन की मॉनिटरिंग कमेटी का, फिर मैं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का सदस्य भी हुआ, भारत सरकार में नामित हुआ। वो 3 साल मेरा कार्यकाल था, उसमें भी मैंने ऊपर वाले आशीर्वाद से, भगवान के, मैंने पूरी मेहनत लगन से उसमें भी अपना परफॉर्मेंस को दिया। फिर मैं 2017 में जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को पसंद बहुत करता था, उनके कामों को, उनकी वर्किंग को, 2012 से और 17 की जो वर्किंग थी। और मुझे ये कहीं ना कहीं लगता है क्योंकि मेरे फादर का बर्थ यूपी का, मेरा बर्थ क्या नाम लेते हैं, मेरे ब्रदर का बर्थ, मेरे दादाजी आर्मी में थे। ओके। तो जब फैमिली पूरी यहीं पे थी तो मैं उस चीज को मान रहा था कि यूपी के अंदर बस यही एक इंसान है जो यूपी को बढ़ा सकता है, नौजवानों को रोजगार दे सकता है, स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं और अच्छी प्रोग्रामिंग ये लाते हैं। अच्छे कार्य जो है यूपी के अंदर कोई ना कोई होते हैं, चाहे वो मेट्रो के हों, चाहे 100 डायल के हों, महंगी से महंगी गाड़ियां फोर्स के लिए दी गई। ये सारे कार्यों को देख के बड़ा मैं अंदर से मेरा दिल बहुत खुश था। और पॉलिटिक्स में ऐसा होता है ना, जब आप कहीं ज्वाइन कर रहे होते हो तो फिर आपको तमाम आप सपने देखते हो, मगर ऐसा कुछ मैंने सपने अपने नहीं देखे। मैंने सिर्फ जो है उनसे मुलाकात करी और मैंने कहा साहब मैं बस सहयोग करना चाहता हूँ एक वर्कर के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में, और मैंने किया। मुझे नहीं पता था, मगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय अखिलेश यादव जी का मैं बहुत दिल से आभारी हूँ। उन्होंने मेरे जैसे नौजवान का मौका दिया पार्टिसिपेट करने का महाराजपुर से। मैं चुनाव लड़ा, मेरा चुनाव 18 दिन का था। मतलब टिकट डिक्लेरेशन और उसके बीच का ड्यूरेशन। मेरा 27 जनवरी 2022 को टिकट। इस पे मैं आऊंगा। एक्चुअली समाजवादी पार्टी में एक चीज और है ना, मतलब एक आपका ही नहीं, एक मुझे किस्सा और याद आ गया, उनकी भी टिकट बहुत लेट डिक्लेयर हुई। हाँ, टिकट जो है मेरी, टिकट कह सकते हैं, टिकट का भी कुछ किस्सा रहा, बड़ी मुश्किल से मिली या बड़ा लेट डिक्लेयर होने का क्या रीजन नहीं, रहा? ऐसा कुछ नहीं था। और होता क्या है ना कि कभी कभी जहाँ पे पुरानी एक कोई सीटें जो है लेगेसी बनी हुई है, पहले से लेगेसी चली आ रही है, किसी की भी एक ग्रिप है, तो वहां पे कई चीजों को सोच करके सीनियर, क्योंकि ये हमारे लेवल का नहीं होता, ये हम जो हमारे लेवल पे ऊपर हमारे नेता है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, ये उनका या और सीनियर्स का सबका सोचना होता है कि किसको कहाँ पे क्या नाम लेते हैं उतारना है, हाँ, फिट कैसे करना है, कैसे करना है। उनको ऐसा लगा, ऐसा महसूस हुआ हमारे साहब को, और उनका आदेश हुआ और उनके आदेश का मैंने पालन किया। और मैंने जो है पूरी मेहनत लगन जो हो सकती थी, पार्टी के वर्कर जो थे, हमारे महाराजपुर विधानसभा के कार्यकर्ता, नेतागण, जनता का प्यार, आशीर्वाद और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी, वो सब जब मिला तो ये विधानसभा में जो भी रिजल्ट है वो आपके पास ऑन रिकॉर्ड, करीब 80,000 के आसपास आपको मिले। आपके पास नहीं, मुझे 71,000 वोट मिला मुझको, और 9 मशीनें नहीं खुली थी। वो किसी टेक्निकल वजह से नहीं खुली, मगर जहां पर वोट प्रतिशत 15 था, 14 था, वहां वोट प्रतिशत 31-32% वोट बहुत इनहैंस हो गया। मतलब इतनी दूर तक कोई आ ही नहीं पाया जहां तक आप हैं। मगर मैं उसको मानता हूं कि जो भी मिला वो आशीर्वाद बड़ों का था, वहां की जनता का था, महाराजपुर की। और मैं ये आपके सामने पगड़ी वाला बैठा है, जब तक मैं हूं मैं बराबर हर दिन चलूंगा, हर दिन दुख सुख में खड़ा रहूंगा। मैं कभी ये नहीं समझता कि मैं हारा हूं। जीत और हार ये जीवन का हिस्सा है, मगर दिल से काम करना ये हमारी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को आज 2.5 साल होने जा रहे हैं, उसको मैं निभा रहा हूँ और प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं निभाता रहूं। जैसे 2022 में आपको टिकट मिली, जैसे बहुत कम समय मिला, इस बार तो एक बढ़िया आपको काम करने के लिए अवसर मिल रहा है। अब जो भी जाना है प्लस ही जाना है 27 में। एक पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि जिस तरीके से महाराजपुर की जनता मुझको परिवार का सदस्य मानती है, और जिस तरीके से मैं दुख सुख में, मेरा एक सर्कल है, रूटीन है मेरा रोज का, मेरी रोज की जीवन शैली जो है, मैं तो कह सकता हूं कि मैं उससे संतुष्ट हूं। मैं संतुष्ट हूं। और मेरे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय अखिलेश यादव जी भी मेरी वर्किंग को अच्छी तरीके से जानते हैं। उनका आशीर्वाद हमेशा सदैव बना रहता है। जब कभी कोई मामला आता है मेरी विधानसभा का, किसी पे बहुत दुखों का पहाड़ पड़ा होता है, तो मैं जाके बताता हूँ कि
अध्यक्ष जी ये चीज है, और तो आते भी हैं। तो वो बिल्कुल आते हैं और आए भी हैं, और जो जो मैंने निवेदन किए हमेशा उन निवेदनों को हमारे स्वीकार किया, और इस बात की हमें खुशी कि हमारा शीर्ष नेतृत्व भी हम पे है, और हमारी महाराजपुर की जो जनता है वो भी हमारे हमेशा सहयोग में रहती है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है मेरे मन में, विधानसभाएं तो और भी हैं शहर में, भैया महाना जी के सामने ही क्यों उतर गए? मतलब एक उनकी भी एक बड़ी लेगेसी है ना। अब इस जो आपका सामना है, एक तरह से कह सकते हो भैया आपकी अच्छा। करीब 32 सालों से वो है वहां पे। अच्छा निखिल जी ये बताइए, किसी को भी राजनीति के अंदर कोई भी हो, जनता ही बनाती है। ठीक बात, एकदम जनता ही जो है सबको जनता है। बड़ा जो शब्द हाँ। आपने अभी मतलब लिया प्रश्न में, वो बड़ा शब्द आपने लिया कि हाँ वो, हाँ मैं मानता हूं कि भाई बड़ा, भाई उनका कद है, मगर बड़ा बनाने वाले उसके पीछे कौन? जनता। हाँ। जनता ने करा, जब जनता ने करा है तो जनता ही सर्वोपरि होती है। जनता समय समय पे अपना रिजल्ट देती रहती है, आपको आईना भी दिखाती रहती है, दूसरे शब्दों में। बिल्कुल आईना दिखाती रहती है, और वक्त वक्त पे बहुत ऐसे मैंने देखे हैं राजनेता, मेरा 15, 17, 18 साल का राजनीतिक कैरियर है, जो बहुत शिखर पे गए हैं और उसके बाद वो बिल्कुल नीचे आ गए। समझ रहा हूँ जिसकी तरफ आप जा रहे हैं। नीचे आ गए। तो अब इसको तो हम यही कह सकते हैं कि जो जनता जनार्दन से बड़ा कुछ नहीं है। अभी हम थोड़ा सा और आपके किस्सों में जाने से पहले थोड़ा सा आपकी हम स्कूल लाइफ पे भी थोड़ा सा बात करना चाहेंगे, क्योंकि जो यूथ है जनरली हम एक दूसरे से कनेक्ट तभी कर पाते हैं कि कैसे, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, या आपकी लाइफ स्टाइल कैसी रही, और स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी, फिर ग्रेजुएट कहाँ से किया? मैं एयरफोर्स में पढ़ता था। हाँ। फिर एयरफोर्स से मैं HL में मैंने 6th 7th करी, 8th 9th 10th हरजिंदर नगर HL इंटर कॉलेज से। हाँ। जो 10th थी उसके मुझे याद है 2001 की 2002 की बात होगी, एग्जाम चल रहे थे। आज ऑन रिकॉर्ड आप बता रहा हूँ, शायद ये बात तो आज तक कभी किसी ने पूछी नहीं, तो बताने का मतलब ही नहीं बना। मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। मेरा ऐसा एक्सीडेंट हुआ था कि मुझको एक तरीके से एक होता है एक नया एक जीवन दान मुझे प्राप्त हुआ था। कौन से स्टैंडर्ड की बात? ये 10th क्लास हाई स्कूल के एग्जाम थे। ओके। उसके बाद क्या नाम लेते हैं जो है वो ड्रॉप हो गया। ड्रॉप होने के बाद मैं उसके बाद नेक्स्ट ईयर मेरी मदर की 2004 में डेथ हो गई थी। उस समय हम लोग 15-17 साल 15-16 साल 10th 12th के बीच की बात है, और बहुत कंडीशन ऐसी आ गई थी कि जब जिंदगी जो है परिवार में बहुत बदलाव थे। हाँ आपको चैलेंज थे, भगवान ने इम्तिहान लिया और वो इम्तिहान देना था, क्योंकि जिंदगी में और कोई दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं था। तो मेरे दोनों ब्रदर बड़े और मेरी छोटी एक सिस्टर और मेरे फादर, मतलब 3 भाई हो आप? बस हाँ, 3 भाई और 1 बहन? 3 भाई 1 बहन। ओके। मैं तीसरे नंबर का हूँ, मुझसे छोटी एक बहन है, 2 मुझसे बड़े भाई हैं। अब मेरे पास जो है, हम लोगों के पास ये था कि हम लोगों को मिल करके जो है रहना है, घर को संभालना, क्योंकि फादर का सोशल लाइफ था, उनका अपना वर्किंग था, रूटीन था, मुझका था। तो वो उसमें क्या हुआ कि ऐसी कश्मकश रही कि शिक्षा के क्षेत्र में मैं, वो हाई स्कूल का रिजल्ट आया और वो रिजल्ट जो एग्जाम नहीं दिए थे तो उसमें मैं पास आउट तो हुआ नहीं। उसके बाद जो है बिल्कुल मैं आगे बढ़ा नहीं, और मेरी दिशा जो है फिर चली गई थी 2004 के बाद 5 में लेदर के क्या नाम लेते हैं एक्सपोर्ट में। ओके। 3 साल फिर एक्सपोर्ट लाइन को मैंने देखा। एक्सपोर्ट लाइन को जब मैंने देखा तो फिर बड़े वाले ब्रदर ने, जो मुझसे बड़े हैं बीच वाले, फिर उनने उसको काम को हैंड ओवर मैंने उनको किया, क्योंकि व्यापार मंडल की तब तक मैं जो है इंटरेस्ट ले चुका था। व्यापार मंडल की जो पॉलिटिक्स थी जी, जो हमारा महाराजपुर के अंदर लालगंगा बाजार आता है, हाँ जी हाँ जी, तो उसमें थोड़ा सा जो है चलना फिरना, बड़े बुजुर्गों से मिलना, वो शुरू से एक जो जैसे मैंने आपको बताया कि एक नेचर में था। बस वो 2007 के बाद से फिर 2008 से मैं फिर सक्रिय राजनीति में मैं प्रवेश कर गया। शादी कब हुई? सच्चाई तो ये है कि विवाह के समारोह में अभी मैं बंधा ही नहीं। अभी शादी नहीं हुई आपकी? अभी मैं शादी भी मैंने क्या नाम लेते हैं नहीं करी। मेरे फादर ने 2021 में बोला था 21 में, मुझे याद है, कहने लगे नेताजी शादी तो कर लो। तो मैंने कहा पापा अब इलेक्शन सिर पे है, तो मैं हो जाए तो जहाँ कह दोगे वहाँ
हो जाएगा, उसमें क्या है, क्योंकि किसी के भी घर की बच्ची को लाना है तो सपोज मानिए आप, तो वो फैमिली मेंबर है आपका और आपको अपनी वर्किंग रोक करके उसको टाइम देना और किसी एक नए जीवन साथी के साथ एक थोड़ा सा जो है एडजस्टमेंट होने के लिए सिस्टम लगता है, 1 साल 6 महीना 2 साल, उतना मेरे पास टाइम था नहीं। और टाइम मेरे पास कम होने की वजह से मैंने ये प्रस्ताव रख दिया था कि 22 के इलेक्शन के बाद आप जहाँ कहोगे जो कहोगे, मुझे कोई एतराज नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ पे मेरे बड़े ब्रदर की सबकी और सबकी क्या बाकी घर पे शादियां हो सबकी सबके भतीजे भी हैं, भांजिया भी हैं, सबके हैं। मेरी बहन लखनऊ में ही मैरिज हुई है उनकी। अच्छा। तो मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर उसके बाद मेरे साथ कुछ भगवान ने, ऊपर वाले ने कुछ चैलेंज ऐसे खड़े कर दिए, ऐसी चुनौतियां खड़ी कर दी जिनका इम्तिहान मुझे देना ही था और मैंने इम्तिहान दिया। और उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि मुझे महाराजपुर की जनता ने भी साथ दिया और आज भी दे रही है साथ। और मैं माननीय अखिलेश यादव जी का भी तहे दिल से बार बार आभारी हूँ इस बात का कि वो जानते हैं कि कोई भी चैलेंज आता है तो ये व्यक्ति जो है अपने महाराजपुर की जनता को जो है अंगारों में नहीं चलने देगा, ये खुद अंगारों में चल जाएगा। ये उस तरीके, मतलब उनको अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस है कि जिसको मैंने सिलेक्ट किया है एकदम परफेक्ट। उनको इस बात का पूरा श्योर इंश्योर्ड है कि वो, क्योंकि जहां से मैं लड़ा वहां तो 1000-1500 वोट भी नहीं है। मेरी अपनी बात करूं सिख वोट, अपनी कम्युनिटी की सिख वोट के तो वहां पे है ही नहीं, 1500 वोट भी नहीं है। वही बस लाल बंगला और सुभाष रोड और वही 2-3-4 बूथ है जो 1000-1500 वोट आपके। तो अब ऐसे कंडीशन, और मेरी विधानसभा का क्षेत्रफल भी बड़ा है, बहुत बड़ा है, और मेरी विधानसभा के बूथ भी 452 है, अभी 2 बढ़ गए, 450 थे 2022 में। और वोटर भी आपका जो है 4.5 लाख करीब वोटर है आपका। तो हर जगह आप देखोगे, बाकी और आसपास की कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया देखेंगे आप, तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया आपको हर चीज में आपको बड़ी दिखेगी। हाँ बढ़िया। आप थोड़ा सा स्किप करके हम उसको फिर वापस से जाएंगे। आप शादी कब करेंगे? एक तो ये विषय, और दूसरा एक और छूट रहा था, इसीलिए मैं बार बार कॉलेज लाइफ पे जा रहा था। तो पहले कभी कोई ऐसा लाइफ में नहीं रहा? मैंने आपको बताया ना, मैं एक बिल्कुल जैसे जिंदगी होती है, सिर्फ चुनौतियां ही चुनौतियां, और जैसे आते गए वैसे बढ़ते गए। मैंने सिर्फ चुनौतियां दी है और चुनौतियों का सामना किया है, इम्तिहान दिया है। और मेरा आज भी वही रूटीन है, सुबह मॉर्निंग में कर्म लेते हैं, उठ जाना, उसके बाद 10 से 12 घर पे रहना, उसके बाद क्षेत्र में रहना। घर वालों का पूरा, भाइयों का सपोर्ट है? हाँ, भाइयों का बिल्कुल वो रोल है जैसे फादर का, क्योंकि राजनीति मुझे मेरे मोबाइल से लेके, मेरे कपड़ों से लेके, मेरे गाड़ी ड्राइवर स्टाफ से लेके क्या होना क्या नहीं होना, ये सब मेरे बड़े ब्रदर हैं, बड़े भाई का काम है। और बड़े ब्रदर आप ये समझ लीजिए वो पिता समान है। तो मुझे बहुत सपोर्ट है और बड़ा भाग्यशाली हूं मैं कि तभी मुझे कुछ शायद हो सकता है एहसास नहीं होता, क्योंकि जिसको भाई ऐसे मिले हों तो बहुत किस्मत वाला होता है, वो सब लड़ाई लड़ सकता है। राजनीति बड़ी मुश्किल की चीज है। मुश्किल तब है जब आप दिमाग से करो, और आसान तब है जब दिल से करो या मोहब्बत करो। बिल्कुल, मैंने अपनी सियासत को दिल से किया है जी। आज भी मैं दिल से रहता हूं और लोगों के बीच में जाता हूं, और जो कुछ होता है मन में मैं साफ स्पष्ट बोलता हूं, अपनी बात रखता है। मैं बिल्कुल, मेरे पास वो अधिकार है। मैं जो बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं मेरे क्षेत्र में, मैं बड़े बुजुर्गों को कहता हूं कि आपके पास अधिकार है, इस विधायक प्रत्याशी को आप कहीं गलत है तो आप डांट सकते हो, क्योंकि मेरे फादर तो नहीं रहे, अब इस क्षेत्र के लोग हैं, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, आप पिता तुल्य है। मेरे से कोई गलती हो आप मुझको समझाओ और मुझे डांटो, अधिकार दिया हुआ है, जो अपना मानता है। यही यूथ मेरे साथ रहता है, तो मैं कहता हूँ तुम सब लोग मेरे भाई हो, गलती करोगे तो डांटूंगा भी और प्यार भी करूंगा। भैया इकलौते सरदार हैं पूरी समाजवादी पार्टी में, सही कह रहा हूँ मैं? हाँ। और अगर सरदार तो बहुत है, हाँ। सिख बहुत है, हाँ। मगर मतलब टिकट जिनको मिला, एमएलए का जिनको टिकट सिलेक्शन मिला होगा, ठीक बात। वैसे तो पार्टी में और पद में होंगे, समझ अच्छे लोग हैं। एक चीज पे मैं और आऊंगा, जैसे आपने आपका एक बड़ा किस्सा था, 2 अक्टूबर को आप गुलाब देने गए महाना जी को। अब आप बताओ ना, मैं अब वो पूरा मतलब अब छेड़ दी बात। सिनेरियो क्या था पूरा? उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी है जी, 80 जिले हैं। जब मंत्रिमंडल बढ़ते हैं सरकार में, तो कौन सा किस जिले में जाएगा मंत्रालय, ये तब तक तो पता ही नहीं होता।
जब लिस्ट होती है, जारी होती है, पता चलता है कि भाई ये फलाने जिले को गया, ये फलाने जिले को गया। ऐसे ही हुआ 2017 में जब सरकार बनी। तो सरकार बनने पे योगी जी की तो औद्योगिक मंत्रालय जो था वो यहाँ पर महाराजपुर में आ गया, महाराज जी को मिला। बिल्कुल, औद्योगिक मंत्रालय उनके पास था। और जब उनको मिला तो ये एक चीज की एक बड़ी खुशी आई कि यार अब लाल इमली है, कुछ बदलाव हो, लाल इमली भी चलेगी। आपको मैं बता दूं, एक समय ये होता था कि यही लाल इमली का कपड़ा लंदन जाता था। हाँ बिल्कुल सही बात है, ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूँ, आप पता भी वो तो योगी जी अभी भी आए तो क्या और चालू हो जाएगी। देखिए लाल इमली का, और जब ये लाल इमली के जो है जब शाम का 5 बजता था तो आज तो मान सकता हूँ कि सबके पास गाड़ियां, मगर आज से 25-30 साल 40 साल पीछे शायद इतने वाहन नहीं होते थे, इतना ट्रैफिक नहीं होता था, सिर्फ साइकिलें होती थी। जब वो छूटता था लाल इमली तो आप समझ लीजिए कि सिर्फ ट्रैफिक ही ट्रैफिक साइकिल का होता था। वो दिन, वो दौर, और सबके चूल्हे जलते थे और सबके चेहरों पे खुशियां थी। आज आप देखिए, आज कहीं पे भी रोजगार आपको कहीं पे आपको नहीं अभी नॉलेज में आया होगा इधर कि 100-200 लोगों का भी कोई कारखाना खुला, 150 का भी कोई यूनिट खुला। तो आपके कहने का मतलब है जब महाना जी रहे तो उन्होंने कोई कारखाना नहीं खोला। मैंने उनसे, देखिए, एक आप किससे मांगोगे? आपने वोट दिया, जिसको वोट देंगे उससे मांगेंगे। जनता ने वोट दिया, जनता ने सरकार बनाई, जनता किससे मांगेगी? सरकार से। ठीक, और वहां पे हुआ यही कि 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय ध्वज, एक तिरंगा हमारे हाथ में फ्लैग, और तमाम नौजवान साथी अपनी क्या नाम लेते हैं, एक ज्ञापन, एक गुलाब का फूल, सैकड़ों की तादाद में नौजवान थे, वो आ गए थे क्योंकि वहां पे जनता दरबार लगता है, उनके घर के पास जनता दरबार लगता है, वहां पे गए थे। तो ये एक सोच होती है कि हम रिस्पेक्ट पहले दें मिनिस्टर को, अपने भाई अपनी बात रखें पोलाइट तरीके से। मंत्री है तो हम उसको, भाई वो हम क्षेत्र में जो है कोई मांग करनी है हमें, तो हमें उसको एक कम से कम जो है जा करके उसको रिस्पेक्टफुल तरीके से पेश करेंगे, गांधी जयंती की बधाई दें और एक गुलाब का फूल दें और ज्ञापन दें, ताकि हमें ये पता चल सके कि कितने नौजवानों को रोजगार मिला, कितनी यूनिट खुली और कितनी वर्किंग हुई है, क्योंकि ये किसी को नहीं पता था। और आज भी आपको बता दूं, ये एक रहस्यमय बात है कि 2021 2 अक्टूबर से लेके आज तक 2025 आने वाली है 10 दिन बाद, आज भी नहीं पता कितनों को रोजगार मिला। चलिए आएंगे तो हम जरूर पूछेंगे उनसे। तो ये तो सूची जारी हो जानी चाहिए। अब वो आज, मैं तो इस बात को हमेशा मैंने कहा कि किसी के घर का झोपड़ा भी जो होगा वो तब मुस्कुराएगा जब उसका रसोई मजबूत होगी। ठीक बात। और किसी का महल भी रो रहा होगा क्योंकि उसकी रसोई कमजोर है। सही कह रहे हैं। आप महल बना लो, रसोई कमजोर है तो आप निराश हो। आपका झोपड़ा है और आपकी रसोई मजबूत है तो आप अपने मिट्टी के घरौंदे के बाहर भी खड़े होकर मुस्कुराते नजर आओ। तो मैं उस उद्देश्य से था, मेरी वो सोच थी, वो माइंडसेट था मेरा कि यार यूथ पढ़ लिख के निकल रहा है, क्योंकि मेरे महाराजपुर में 2 प्रकार का भी यूथ है। एक यूथ वो है जो हुनरमंद है, जो लकड़ी का, लोहे का, प्लास्टिक का कारोबार है, हर तरीके का काम करने का कारीगर है, ठीक है, पेंचर बनाने वाला, तमाम तरीके का। और एक वो है जो पढ़ा लिखा है, डिग्रियां लेके बैठा हुआ है। आप देखिए दोनों ही यूथ स्ट्रगल कर रहे हैं और परेशान है। बिजनेस वाला बिजनेस में और एम्प्लॉयमेंट वाला, देखिए बिजनेस हर कोई नहीं कर सकता, निखिल जी। बिजनेस करने के लिए लोगों को फंडिंग चाहिए। 100 में से कितने 10, 5, 15 निकलेंगे, बहुत रेयर, ठीक है। मगर कोई ऐसे हैं जो रोज कुआं खोद के पानी पीना है। हाँ, रोज कुआं खोद के जब पानी, डेली रूटीन लाइफ वाला है कि रोज कमाओ रोज खाओ। आप बताओ, फिर उनके लिए आपको व्यवसाय पैदा करने पड़ेंगे, व्यापार आपको यूनिटें लगानी पड़ेंगे। आप चीन के बाद सेकंड नंबर पे हो, सेकंड नंबर पे आते हो, इंडिया आता है पॉपुलेशन वाइज। नहीं, साइकिलिंग के बारे में, साइकिल की जो सप्लाई है, ओके, साइकिल की सप्लाई इंडिया सेकंड नंबर पे आती है, जो क्या नाम लेते हैं विदेशों तक भी करती है। एटलस साइकिल, हीरो साइकिल, तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे जो हिंदुस्तान की हैं वो बहुत बड़ा प्रोडक्शन करती है और वर्ल्ड लेवल पे सप्लाई होती है। या बहुत बड़ी और भी कंपनियां हैं, टाटा, महिंद्रा, मोटर्स व्हीकल्स की गाड़ियां हैं, या और बहुत खाने पीने की फैक्ट्रियां हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी महाराजपुर में इंडस्ट्रियल एरिया, UPSIDC है हमारे महाराजपुर विधानसभा में आता है, क्यों ना वहां पे क्या नाम लेते हैं ऐसी कोई चीज लगी होती जो एक पहचान और एक शनाख्त के रूप में एक बड़ी उभर के आती, और शायद उसका इनके कार्यकाल में होती तो उसका श्रेय भी जाता, इन्हीं को जाता, मुझे तो नहीं जाता ना।
जो करता उसको जाता। मगर मेरा मानना है कि जब कोई व्यक्ति बने तो उसको अपना परफॉर्मेंस जरूर करना चाहिए। बिना परफॉर्मेंस के उस व्यक्ति का कोई, मेरा मानना होता है कि उस पोस्ट का कोई औचित्य नहीं रहता। तो जैसे प्रदर्शन किया, प्रदर्शन के बाद प्रदर्शन नहीं था, मैं ऑन रिकॉर्ड आपके कह रहा हूँ, प्रदर्शन नहीं था, रिक्वेस्ट थी। जिस हाथ में राष्ट्रीय ध्वज हो, जिस हाथ में गुलाब का फूल हो, वो प्रदर्शनकारी कैसे हो सकते हैं? रिक्वेस्ट थी आपके कहने का मतलब। आप बताओ, मैं कह तो रहा हूँ, कल को मैं भी, आज मैं पॉलिटिक्स में हूँ, मैं इलेक्शन लड़ा हूँ, मैं रनर वहां से रहा हूँ, कल को जिम्मेदारी महाराजपुर की जनता ने मुझे दे दी, कल को गवर्नमेंट बनी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर 2027 के मुख्यमंत्री का जिम्मेदारी का निर्वहन करें, और उस जगह फिर हमें अपनी परफॉर्मेंस करने के लिए हम क्षेत्र में रहें और हमारे दरवाजे कोई आ जाए, सपोज कैंप कार्यालय, तो हम उसका सम्मान कैसे करेंगे? आप बताओ। उसकी बात सुनेंगे, उसका समाधान करेंगे, तो होना चाहिए था ना। तो समाधान की जगह क्या हुआ? आपको जेल भेज दिया गया? वो तो चलिए, वो तो पेपर जानते हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब जानता है। जब बताने को कुछ नहीं होता, बोलने को कुछ नहीं होता, तो ऐसा होता है कि कभी कभी जो है आदमी ताकत में जो होता है उसको लगता है का प्रयोग करता है कि यार मैं क्या दिखाऊं, ये तो बहुत कुछ पूछ रहा है, ये तो यार वो फिल्म वाले काम कर रहा है, मेरे कपड़े उतार रहा है। तो वो फिल्म वाला काम जो है उनको लग गया। तो होता क्या है कि मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, एज वाइज भी करता हूँ, बड़े हैं, सम्मान करता हूँ उनका, मगर जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए, चाहे वो हो और चाहे मैं हूं, कोई भी हो, क्योंकि जनता विश्वास करती है। जनता, जो मैं आज पहन के बैठा हूं, ये कुर्ता रक्षक भी है, और ये कुर्ते में तमाम लोग हैं जो भक्षक का भी रोल कर देते हैं अदा। ऐसे ही आप वकालत है, ऐसे ही आपका क्या नाम लेते हैं मेडिकल है, डॉक्टर है, ऐसे ही आपका क्या नाम लेते हैं फोर्स में है। फिर हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम अपनी ड्यूटी को समझे जी। हमारी ड्यूटी है ये है कि हमने जिस चीज के, जिस रूप में हमें, जो हमारी वर्किंग है, उसमें हम बिल्कुल मेहनत से, पूरी लगन से, ईमानदारी से हम उसमें वर्किंग करें और रिजल्ट दें। ये सभी लोगों को एक तरीके से अपने आप से एक वचन देना चाहिए। मैं अपने आप को वचन दे के बैठा हूं, अगर 2027 में सरकार बनती है समाजवादी पार्टी की और आप जीतते हैं तो आप क्या क्या करेंगे महाराजपुर के लिए? अच्छा ये बताइए, कुछ तो आपने अपने सोच रखे होंगे ना कि बनती है। ये क्यों? मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, बनाएंगे तो आप 2027 के माननीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड आपके कह रहा हूं, काम क्या क्या करेंगे वो बताइए। और मैं, महाराजपुर की जनता तय करेगी कि मुझे कितनी जिम्मेदारी मिलेगी, कितनी नहीं मिलेगी। ये बाबा ऊपर बैठे हैं, भगवान ईश्वर, वही जानता है जी। मगर हाँ, रही बात आपने काम की, जैसे जिक्र किया है, रिजल्ट की बात कर रहे थे ना आप, मैंने सोचा रिजल्ट आपसे पूछते हैं। काम के लिए मेरे लिए सबसे पहली प्राथमिकता ये होगी कि वहां के जो यूथ है जी, उस यूथ को बाहर जो जा रहा है, दिल्ली, बॉम्बे, रोजगार के लिए भटक रहा है, क्या बेहतर से बेहतर हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है। मगर हाँ, ये है कि उस संख्या में हम लोग कितने नौजवानों को हम कैसे एडजस्ट करें, कैसे हम यूपीएसआईडीसी का कायाकल्प करें महाराजपुर की, हमें उस पर फोकस करना है। सबसे पहले किचन को, क्योंकि जिसके बेटे, किसी के बेटे 2 हैं, किसी के 3 हैं, मतलब रोजगार देंगे, तो बच्चा पढ़ लिख करके भी बैठा है, तो रोजगार हम नहीं देने वाले। मैं फिर ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि मेरी प्राथमिकता है प्रयास, कि मैंने अपने दिमाग में और दिल में बैठा के रखा है कि मैंने नौजवानों के लिए, रोजगार के लिए कहीं ना कहीं मैंने यूपीएसआईडीसी को मजबूत करना है महाराजपुर की, क्योंकि महाराजपुर विधानसभा ऐसी है इसमें यूपीएसआईडीसी भी है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए, प्लस पॉइंट की एक बड़ी चीज है। हाँ, एक बड़ी चीज है। और एयरपोर्ट भी है मेरे, अब तो इंटरनेशनल भी है में। दूसरा, मैं चाहूंगा कि एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय स्तर पे स्टेडियम स्पोर्ट्स के लिए। तीसरा, महाराजपुर के अंदर जितने वार्ड हैं, उन वार्डों के अंदर क्या नाम लेते हैं, आपको सारी आपकी जो लाइन है, सीवर लाइन,
उसको दुरुस्त करना, क्योंकि पानी बारिश में भर जाता है, बहुत बुरा हाल होता है, लोग पूरे परेशान है पूरी तरीके से। उसका पूरा का पूरा एक बहुत बड़े लेवल पे काम होना है, वो छोटे स्तर का काम नहीं है, वो बहुत बड़ा। उसके बाद सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम रहेगा कि जो पानी की टंकियां बंद है, करीब आधा दर्जन से ज्यादा ऐसी पानी की टंकियां हैं जो बड़ी कैपेसिटी वाली हैं और बनी खड़ी हैं, वो भी एक स्टैचू के रूप में, मगर वो कोई सप्लाई नहीं कर रही हैं। तो वो जब तक नहीं सप्लाई करेंगी तो स्वच्छ पानी की आप उम्मीद क्या करोगे? उसको जरूर हमने क्या नाम लेते हैं करके चलना है, चालू करना है उसको बिल्कुल करना है। और खास तौर से गांव के अंदर जो नहरें हैं, वो नहरों के अंदर भी एक बहुत बड़ा खेल है कि वो नहरें जो है 10-5 दिन के लिए चालू होती हैं, फिर बंद हो जाती कईयों महीनों के लिए, बजट पास होते ही बंद कर देते हैं। उन नहरों को चालू करना है और उन नहरों से सोलर प्लेटें लगवा करके बिजली का उत्पादन, ताकि सिंचाई जो है वो मुफ्त हो सके। हमारे जो किसान है, जो डीजल में इंजन में पैसा खर्च हो रहा है, या जो इतने बड़े बड़े क्या नाम लेते हैं बिल उनको मिल रहे हैं, वो किसी भी तरीके से रुके हैं। आप देखिए, जब आप दिल्ली पार करते हो और माता वैष्णो देवी के दरबार में माथा टेकने भी जा रहे हो या गोल्डन टेम्पल जाते हो, आप अक्सर देखना नहर मिलती है आपको, सोनीपत पानीपत रोड। हाँ, देखिए मैंने वहां पे आपको सिर्फ प्लेटें लगी होती है सोलर की, लाइन से बिजली बनी होती है। आप इस चीज को देखना, वो मॉडल, वो कॉन्सेप्ट हमारा, वो हमें मौका मिलेगा महाराष्ट्र में। तो मैं आपको पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि 2027 के बाद हम लोग जब बैठेंगे तो हम उसका आप फुटेज लेके बैठे, नहीं बिल्कुल हम उसका फुटेज आप लेके बैठे होंगे और आप ये बात कहेंगे कि आपके जो दिल दिमाग में बात थी वो तो आपने जो है शुरुआत उसकी कर भी थी। बिल्कुल कहेंगे सर। जैसे कि अभी भाजपा की सरकार है प्रदेश में, सेंट्रल में भी है, डबल इंजन है, मेयर भी है ट्रिपल, तो तीसरा इंजन हो गया। ठीक बात। तो कभी आपको कोई काम जैसे कराना रहता है जनता का, तो वो काम होता है कि नहीं होता है? देखिए, जब आप विपक्ष में होते हो तो आपके पास जो है 2-3 पॉइंट्स होते हैं। पहला फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कि आप जैसे किसी मामला, किसी क्षेत्र से, किसी वार्ड से, मोहल्ले से कॉल आया, तो वहां पे आप जाइए, जन समस्या को सुनिए, उनका वहां पे रिटर्न एप्लीकेशन लीजिए, प्रार्थना पत्र जो हम हमेशा लेते हैं। उसके बाद हम भी अपना लेटर पैड लगाते हैं, और लेटर पैड लगाने के बाद क्या नाम लेते हैं जो है, जैसे कि सपोज मानिए कि हमने भेजा या अधिकारी पास हम खुद चल के भी गए, क्योंकि बड़ी बात है, विपक्ष में है तो हमें चल के जाना है जनता की बात, क्योंकि जनता ने हमको इतना वोट दिया है, तो हम रनर के रूप में तो हमारी ड्यूटी है, हम जाएंगे। जब हम जाते हैं तो हम उनसे निवेदन भी करते हैं, काम कितने हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे, ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है। लोगों में परेशानियां तो है और हम देते रहते हैं पत्र, और वो पत्र भी जो है इकट्ठे होते रहते हैं उनके पास, कुछ तो कर रहे होंगे। मगर उसके बाद फिर हमारे पास ये भी विकल्प होता है कि हम जनता के साथ दरी बिछा के बैठते भी हैं जमीन पे। लाठियां पड़ी बहुत बार, दरी बिछा के बैठे हो जाते हैं। तो कभी कभी लाठी क्या है, प्रशासन जब आता है, बात को समझता, अधिकारी आते हैं तो वो कहते हैं कि भाई इस समस्या का समाधान करना है, और हम कहते हैं भाई ठीक है, कर दो, बहुत अच्छी बात है। और ठीक है भाई, कभी कभी ये होता है कि आप जब लाइफ में जो है जनता की आवाज उठाते हैं, तो फिर उस जनता ने आपको प्यार आशीर्वाद दिया, तो खड़ा तो उनके साथ रहना है, चाहे वो अच्छा समय हो, चाहे वो बुरा समय हो। कभी ऐसा हुआ है कि मतलब पुलिस आपको पकड़ के ले गई हो? पुलिस, क्योंकि आपका संघर्ष का दौर है, तो इस तरह की चीजें रही होगी। देखिए, कभी आप जो है, ऐसा दौर तो कभी ऐसा नहीं आया कि कभी, क्योंकि पुलिस ने कभी, हमने कोई इस तरीके का कभी हमने कानून का उल्लंघन नहीं किया कभी भी। और मैं खुद भी बड़ा लॉ एंड ऑर्डर को मानने वाला व्यक्ति हूँ, और लॉ एंड ऑर्डर को मैं मानूंगा, तो मेरे साथ जो यूथ जुड़ा है वो भी इस बात को फॉलो करेगा। सही बात। तो लॉ एंड ऑर्डर तो किसी को भी हाथ में नहीं लेना चाहिए, मगर हाँ, जहां न्यायपूर्वक बात हो, जहां विकास कार्यों की बात हो, कहीं काम रुक रहा हो, तो आप अधिकारियों से एक बार नहीं 10 बार मिलिए, और जब ना हो तो आप जनता के लिए, जनता को लेकर के आप जमीन पे धरने पे बैठ जाइए। तो जब आप धरने पे बैठेंगे या जब आप स्ट्रगल करेंगे, संघर्ष करेंगे, तो बड़ी बात है कि अधिकारी खुद पे खुद आएंगे और वो आपकी बात को सुनेंगे, तब समझेंगे और महसूस करेंगे। और क्यों नहीं, ऐसे हमने काम कराए भी हैं, मगर लॉ एंड ऑर्डर को प्राथमिकता फॉलो करते, बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। और मेरा तो मानना है कि कानून से बड़ा कुछ सिस्टम के हिसाब से ही चलना। बिल्कुल बिल्कुल, आप कानून का बिल्कुल पालन होना चाहिए। एक और प्रश्न है कि बाबा का बुलडोजर आपके क्षेत्र में चला कि नहीं चला? क्योंकि भाजपा की सरकार फिर उत्तर प्रदेश में हो तो बिना बुलडोजर की अधूरी है। होता क्या है ना, चला है कि नहीं चला है, ये बुलडोजर कहाँ नहीं चला, ये बताइए।
महाराजपुर में चला है। महाराजपुर में ही क्या, आप तो देखने वाले हैं कि बुलडोजर क्या नाम लेते हैं, ठीक है, मगर किसी का घर, किसी का आशियाना बना होना, कोई भी हो, मेरा मानना यह है कि कानून शायद ये अधिकार नहीं देता कि आप बुलडोजर चला दो। पूनम टाकीज वाली घटना है, पूनम टाकीज वाली घटना ऐसे ही हुई थी कि दुकानों में माल भरा हुआ था, टीवी, फ्रिज, सब कुछ भरा था, बुलडोजर आया और दुकानें तोड़ के चला गया। उसका मैंने विरोध भी किया था, और इस बात की मुझे खुशी है कि उसमें आर्थिक मदद भी जो है जिन लोगों ने करा इसको, वहां से उनको जो भी है एक मिली है। मगर बात यह है कि जो लड़ाई मैंने उसमें लड़ी और जो मैंने आवाज उठाई, वो आवाज मैंने तब उठाई जब मुझको बहुत तकलीफ हुई। छोटे छोटे बच्चे, उनके घर की औरतें सब रो रही थी, मुझे बहुत दिल से तकलीफ हुई, और मैंने तब कहा, मैंने कहा नहीं, ये संविधान या ये कानून जो है ये अधिकार नहीं देता किसी को भी कि आप जा करके बुलडोजर चला दो। नहीं, सरकार तो बहुत जगह, बट यही चल रहा है। मगर देखिए, सरकार संविधान से बड़ी नहीं है। कह रहा हूँ सरकार बहुत जगह है भाजपा की, बट बुलडोजर यहीं चल रहा है। वो ठीक है, मगर बात यह है कि सरकारें कोई भी हो, सरकारों के पास नो राइट, बुलडोजर चलाने का राइट नहीं है कि आप किसी के आशियाने को या किसी के व्यवसाय को या कोई भी आप बुलडोजर चला दो। योगी जी पर एक लाइन क्या कहना चाहेंगे? संत महात्मा है, बाबा है, और उनकी वो तो पूजा पाठ वाले व्यक्ति हैं। प्रदेश कैसा चला रहे हैं? अब ये तो महाराजपुर की जनता का यहाँ सर्वे कराइए, उत्तर प्रदेश सर्वे कराइए। हम विपक्षियों से आप ये प्रश्न करेंगे कि तो फिर हम लोग क्या है? ये तो जनता बता रही है, जनता ने बताया भी है लोकसभा चुनाव में, जनता ने, अब इसी समाओं पे भी आएंगे, जनता ने बहुत अच्छे अखिलेश जी को सांसद दिए, ढेर सारे हमारी पार्टी को, और भगवान जय श्री राम अयोध्या की नगरी से हमारे, अब समाजवादी लोग जय श्री राम बोलने लगे हैं। नहीं, जय श्री राम जरूरी नहीं है कि किसी मंच से बोला जाए, जय श्री राम यहाँ पे है, होना चाहिए दिल से। बिल्कुल बात आपकी सही है। हनुमान जी, बाबा भोलेनाथ जी, आप कोई भी हो, जो भी देवता है, भगवान है, आप सबका रिस्पेक्ट करो। आप सब जगह जाते हैं? बिल्कुल, मैं तो मेरा तो क्षेत्र ऐसा है कि मैं तो खुद ही जो है रोज कोई ना कोई भागवत में या कोई ना कोई जागरण कार्यक्रम में रहता है मेरा जाना। समाजवादी पार्टी में ऐसा क्या है जो आपको बहुत एकदम दिल से दिल मिला देने वाली चीज है? इसका किस्सा क्या है, मतलब आप कैसे एकदम से समाजवादी पार्टी में चले गए? हाँ निखिल जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि सन 2012 में आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुए जी, और मैं उस समय क्या नाम लेते हैं जो है कोल मिनिस्ट्री में केंद्र सरकार में डायरेक्टर था, और माइनॉरिटी का मेंबर भी था अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में। मगर यूपी का, कानपुर का निवासी, तो बनी बात है कि हमारे राज्य में क्या हो रहा है, हमारे राज्य का मुख्यमंत्री क्या कर रहा है, वो तो ध्यान रहता ही था, वो हम देखते जरूर थे, और हमें उनकी कार्यशैली दिखने लगी। SCL IBM कंपनी, SCL कंपनी जो है, मेरा एक दोस्त था इंजीनियर, वो दिल्ली में जॉब करता था, तो उसने मुझसे एक बार कहा, ये 2013-14 की बात है, उसने मुझसे कहा, कहता फतेह भाई, ये लखनऊ में जो है SCL जो है खुल रहा है। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है यार। कहते बहुत यूथ को जो है जॉब्स मिल रही हैं, और मैं भी अपना ट्रांसफर ले रहा हूँ, मैं भी लूंगा। तो मैं कानपुर का हूँ, तो मुझे यार दिल्ली दूर पड़ता है, तो लखनऊ नजदीक पड़ता है। देखिए, आप देखिए कि ये लाइन को आप इसको महसूस करिए, समझिए कि वो व्यक्ति जिसने दुबई में भी वर्किंग करी, जो दिल्ली में इस समय वर्किंग कर रहा है, उस व्यक्ति ने जब बोला ये SCL IBM कंपनी खुल रही है, फिर 100 टाइल गाड़ियों का, फिर मेट्रो का, फिर आप देखिए किस तरीके से उन्हें 4 लेन 8 लेन फाइटर प्लेन उतारे, कैसे जमुना एक्सप्रेस हाईवे वगैरह, आप देखिए ये सब मॉडलों को जब करा उन्हें, तो मुझको इस बात का बिल्कुल विश्वास हो गया पूरा काम कि यार अब मेरी जिंदगी जो है, अब मेरी जिंदगी अखिलेश यादव के साथ कटनी है, मैं अखिलेश जी के साथ रहूंगा, और मैंने काम करना है वर्कर की तरीके। मैं अब मुझे चाहिए कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मेरी कोई अंदर इच्छा, बड़ी मजबूत है समाजवादी पार्टी। हाँ बिल्कुल मजबूत है, और बहुत मजबूत है। और आज भी मैं बताऊं, कोई भी मामला कहीं भी किसी जिले में होता है, किसी भी जनता में, किसी के व्यक्ति के ऊपर भी, तो आप देखेंगे कि बड़ी भूमिका सिर्फ समाजवादी पार्टी की ओर की आती है।
अब तो चाचा वापस आ गए हैं, शिवपाल चाचा की चाचा बात गए करें। कहाँ थे? चाचा अपने तो भी कभी उसका जाते हैं। थोड़ा सा समीकरण बदला है लोकसभा में, आने का फर्क भी दिखा मुझे लगता है। देखिए, चाचा ना कल कहीं गए थे ना आज कहीं गए। मैं आपको सच बता रहा हूं कि मांस से कभी नाखून उतर सकता है क्या? ये रिश्ता होता है। ये तो टीवी चैनलों में चल गया, मगर सच्चाई ये है कि प्यार पहले भी था, प्यार आज भी है और प्यार आगे भी बना रहेगा। चाचा का भी, भतीजों का भी। और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से वो उनकी एक्टिविटी है माननीय श्री शिवपाल यादव जी की, हमारे आदरणीय है, हमारे वरिष्ठ हैं। हम प्रेरणा लेते हैं उनके भी काम से कि वो बराबर क्षेत्रों में, अभी कल ही आप देखा था आए हुए थे कानपुर, उससे पहले भी आए थे और इसी हफ्ते में आप देखिए 2 बार 3 बार दौरे कानपुर के भी किए। तो उनकी एक्टिविटी से जाते खूब है क्षेत्र में। बिल्कुल यूथ को, नौजवानों को, लीडरशिप को प्रेरणा मिलती है जब उनको ये पता चलता है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व हमारे जिले में आ रहा है, उससे हमें एनर्जी मिलती है, इंस्पिरेशन एक बिल्कुल हमको एनर्जी देके जाते हैं। और हम लोगों को इस बात की खुशी है कि हमारे लीडरशिप जो है बराबर हर महीने 2 महीने में राउंड अप रहती है। नेताजी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और जब वो थे तब आपकी मुलाकात हुई? तो आज नहीं है इस दुनिया में, मेरे फादर भी नहीं है। 94 में पापा ने ज्वाइन करी थी समाजवादी पार्टी। कहते हैं ये जो लोग, जब आप लोगों इस चीज को सुनते होंगे निखिल जी, कि नेताजी जो कह देते थे वो कर देते थे। बात ये एक लाइन उनके साथ जुड़ी थी। मैं सच बताऊं, ये बात बिल्कुल सच है। और मेरे फादर क्या नाम लेते हैं, एक मामला था समाज का ही था जी, और पब्लिक से जुड़ा। 94 में ये बात कही थी और मिलवाने वाले राज बब्बर जी थे जी, फिल्म स्टार। उनने मिलवाया था पापा को। और पापा जब मिले तो उनने क्या नाम लेते, जब गठबंधन की सरकार बनी 94-95 में, जब मुख्यमंत्री बने नेताजी, तो आप मानेंगे नहीं, फोन करके उन्होंने हमारे फादर को बुलाया और नेताजी ने उस कार्य को कर दिया। मेरे फादर ने कहा कि मेरी इतनी बड़ी लाइफ में पहली बार मैं एक वाकई ऐसे मर्द से मिला जिसने मेरे दिल में एक स्थान बना लिया। और नेताजी से वो इतना प्रेरित हुए कि जब तक वो जीवित रहे हैं वो सिर्फ नेताजी के ही लिए प्रति रहे हैं, किसी दूसरे दल में कभी नहीं, कभी अपने किसी ओहदे पद के लिए कभी कोई मांगने नहीं गए, कभी कुछ नहीं। और नेताजी ने, आपको बता दो, उस कार्य को जब किया तो वो रिमाइंडर नहीं था मेरे फादर का, बस एक बार की बात थी। जैसे हम बैठे हैं, बात हो, एक बार बता के चले गए, फिर बुला लिया। आप देखिए, और वो नेताजी ने किया और तब से लेके पापा जो है क्या नाम लेते हैं जुड़े रहे। और कहीं ना कहीं उसको ले करके मैं आज भी बहुत, जहां भी रहे नेताजी रहे, उनका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। और हम तो इस बात के बहुत आभारी हैं कि हमको आगे आदरणीय अखिलेश यादव जी जैसे बिल्कुल उनकी एक परछाई माननीय नेताजी की हमें मिली हुई है। हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं जो हम लोग वर्किंग कर रहे हैं उनके नेतृत्व में। अभी उपचुनाव था सर जी, तो सीसा मऊ में आपकी पगड़ी भी देखने को मिली बहुत जगह, हमने तो हालांकि सोशल मीडिया में ही देखा है। तो चुनाव कैसा रहा? निखिल जी, जनता की अदालत थी और जनता की अदालत में जो है जनता ने जो है रिजल्ट तो देना ही था और पूरा विश्वास था। आदरणीय अखिलेश यादव जी का चेहरा था और सोलंकी परिवार बहुत टाइम से, करीब 30-35 वर्षों से अपनी जनता के बीच में सेवाएं दे रहा है। और स्वर्गीय हाजी मुश्ताक सोलंकी जी भी, इरफान के फादर साहब, उन्होंने भी बड़ी सेवाएं दी। उसके बाद भाई इरफान सोलंकी जी ने भी सेवाएं क्या नाम लेते हैं बराबर देते रहे। और बाकी सबको पता ही है कि क्या हुआ, कैसे घटनाक्रम, मतलब ऐसा क्या हुआ कि बाकी ये सीट सीसामऊ और करेल वाली 2 सीटें अगर छोड़ दे तो बाकी तो हम सारी हार गए। देखिए होता क्या है ना कि यहाँ पे भी कसर तो कोई छोड़ी नहीं गई। हाँ, उसी वही हम सोच रहे हैं कि कसर का सेंस क्या, लाठी डंडे पर बिल्कुल कसर कोई नहीं छोड़ी गई। बिल्कुल ही आप जहाँ पे आप इतना फोर्स लगा रहे हो, और फोर्स जो है हम फुटेज देख रहे हैं, वो पिस्टल वाला वीडियो यहीं का था। और वो नहीं, हम देख रहे हैं कि आप जो है किसी का आईडी प्रूफ, वो आधार कार्ड हो चाहे उसका वोटर आईडी कार्ड हो,
पहली बात तो मैं खुद भी इलेक्शन लड़ा हूँ, मैं आपको बता दूं कि ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। फोर्स के, हाँ, फोर्स के अधिकार क्षेत्र में ये आता ही नहीं कि वो चेक करे। ये तो आप बूथ पे गए, आपने टेबल है वहां पे पर्ची बनवाई, आप चले गए अंदर, अंदर गए, अंदर बीएलओ वगैरह बैठे हुए हैं, जो भी है उनने अपना देखा, लिस्ट देखी, मैच किया, ठीक है आपका नाम है तो ठीक है, नहीं टेक्निकल प्रॉब्लम है तो आपको वापस कर दिया। वो एक इशू अलग है। मगर आप किसी को बैरिकेटिंग लगा रहे हो 500, 300, 400 मीटर दूरी पे मतदान केंद्र से, और आप बैरिकेटिंग लगा करके आप किसी प्रकार का डरा रहे, धमका रहे, लाठी पटक रहे, आप पिस्टलें दिखा रहे, तो ये देखिए, ये तो सभी ने देखा है कि किस तरीके से संविधान के, कानून के बिल्कुल विपरीत जाकर के ये कार्य हो रहा था। इसको तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि कोई नजर। ये शहर में थी सीट इसलिए बच गई, या कहीं रूरल एरिया में होती तो जो है बात लोगों की जागरूकता की है। लोग इस बात का क्या नाम लेते हैं, लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया मतदाताओं ने। मैं बधाई देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सीसामऊ के मतदाताओं ने भी निकल करके वोट करा। हर बात पे हमने कई झड़पें देखी जहां पे मतदाता और प्रशासन की बहस हो रही है और वो अपने वोट डालने के लिए डिफेंड कर रहा है। ठीक बात, उस चीज को हमने देखा, तो मैं बहुत इस बात को बधाई देता हूं। लोगों ने वोट खूब डाला, बिल्कुल, और वोट डालना अधिकार है, ये हमारा राइट है, हमारे पास ये अधिकार कोई नहीं छीन सकता। एक आपके जीवन का बड़ा टफ जोन रहा है जब आप जेल गए हुए थे। हाँ। और आपके पिताजी का देहांत हो गया, मेरे पे मुकदमे लगे। ये वही जब रोजगार मांगने की स्थिति थी, जब हम 2 अक्टूबर वाली, उस समय ही क्या नाम लेते हैं 2 अक्टूबर के बाद हमारे पे जो है कई केस लगे। बस गुनाह इस बात का था, आपके चैनल से कह रहा हूं, कि मैंने नौजवानों के लिए रोजगार मांगा और मुझको और मेरे साथियों को जेल मिली। आपके साथी भी जेल? बिल्कुल, कई हमारे नौजवान पढ़े लिखे अच्छे जेल गए, और इस बात का मुझे बहुत तकलीफ है कि जहां से रोजगार मिलना चाहिए उनने वहां पे उन नौजवानों को जेल भेजा। मगर जब हम गए, मैं 21 अक्टूबर को गया 2021 को जेल, 29 अक्टूबर को मेरे फादर की सुबह वही करीब 10-11 बजे डेथ हो गई थी, और मेरी बेल हुई दोपहर में, और मैं जेल से आया हूँ करीब वही 8 बजे 9 बजे शाम को आया। तो मुझे नहीं पता था कि मेरे फादर की डेथ हुई। जब मैं जेल से निकला तो मेरे ब्रदर ने मुझसे कहा कि आओ ढाबे पे जो है क्या नाम लेते हैं, आओ कुछ खा पी ले। तो मुझे खिला पिला दिया। अच्छा, मैं क्या नाम लेते हैं वहां 9 दिन करीब रहा, तो सिर्फ पानी पी के रहा, मैं खाना नहीं खाया आपने? मैंने खाने को, अन्न को हाथ भी नहीं लगाया। ये मैं जानता हूं या आज आपके चैनल पे बोल रहा हूं, वो जानते, शायद ये बात मेरे घर वाले भी नहीं जानते। अब वो जब ये देखेंगे तो वो जानेंगे कि ये 9 दिन तो इसने कुछ किया है, मतलब खाया ही नहीं था, पानी मैंने पिया। और मुझको इस बात का था कि मैं उस गलती को ढूंढ रहा था कि क्या है ऐसी गलती यार। गुलाब का फूल था यार, राष्ट्रीय ध्वज था। गांधी जी ने तो साफ कहा है कि हक मांगने का तरीका अच्छा होना चाहिए। इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता था? इससे बेहतर तरीका और क्या करते? सत्ता का दुरुपयोग किया गया। ये तो जनता ने तय किया ना। जब मैं 21 के बाद जब मैं गया हूं, तो मैं आपको कह तो रहा हूं कि जब मैंने अपने भाई, मैं वहां से जब निकला, ढाबे पे जब पहुंचा, तो वहां से ढाबे पे मुझे चाय पानी खाना पीना खिलाया मेरे ब्रदर ने। और मैं जब घर पहुंचने से आधा किलोमीटर दूर था मेरा घर, तब उनने कहा कि फतेह मजबूत रहो। तो हमने कहा कि क्या ऐसी बात हो गई? कहने लगे पापा नहीं रहे। तो एक नौजवान लड़के के लिए, जिसने बिल्कुल जो अपने पिता के मतलब सीख पे चल रहा था कि जनता की सेवा करनी चाहिए, तो उसका दिल तो कांच के बिल्कुल गिलास की तरीके टूटा। यार मैंने इतना कुछ किया और भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। तो वो बड़ा मुझको तकलीफ हुई उस समय, और ऐसा लगा कि शायद क्या नाम लेते हैं सच के साथ क्या कभी कभी साथ नहीं देता क्या हुआ। मगर भगवान ने साथ दिया, भगवान ने कद ऊंचा किया, मान सम्मान बढ़ाया,
अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद मेरे सिर पे आया और आज गार्जियन का रोल अदा कर रहे हैं। मेरे तो नेता भी अखिलेश यादव जी है, मेरे गार्जियन भी है, और मैं मुख अग्नि जो है 30 अक्टूबर 2021 को मैंने फादर को, पिताजी को दिया। उसके बाद जो है फिर मैंने कहा जब इतना कुछ कर लिया यार, अब तो मैं मजबूत हो गया हूँ, क्योंकि सब खो दिया। शादी करी नहीं, ये था कि फादर का मन था कि भाई अब तू शादी कर ले, तो मैंने कहा शादी मैं कर लूंगा, पहले चुनाव जो है निकल जाए उसके बाद, क्योंकि जिम्मेदारी है। और जब जनता किसी को जिम्मेदारी देती है और सम्मान देती है तो उसके साथ हमें चीटिंग नहीं करनी, धोखा नहीं करना। तो वो एक अपना एक दिल लगा था। पिताजी की ऐसी कौन सी बातें जो बड़ा मन में या जहन में एकदम उतर सी गई हूँ या हमेशा याद आती हूँ? डेथ से पहले ही, क्योंकि एक पिता पुत्र की तो यादें क्या है, बिल्कुल एक भरी होती हैं, बिल्कुल। हाँ। वो तो यादों को तो हम लोग क्या बयां करेंगे मतलब थोड़े से समय शो में। मगर हाँ ये जरूर है कि कोविड का टाइम था, और कोविड का टाइम था तो पापा जो है, पापा को मैंने बोला, फादर को मैंने कहा पापा ये बहुत बुरा हाल है, क्योंकि हालात इतने ज्यादा बुरे हो चुके थे कि किसी के घर में किसी को जरा सा भी कोई दिक्कत तकलीफ हो गई तो वो उससे दूरी बना ले रहा था, हाथ नहीं लगा रहा था, और कोई डेथ हो रही थी हॉस्पिटलों में तो बॉडी घर आ रही थी तो वो घर पे भी जो है अंदर नहीं कर रहे थे। मतलब तो ये हालात कोविड में हुए? नहीं ये मैं पब्लिक की सिचुएशन बता रहा हूँ। कोविड का ये टाइम था उस समय। पापा की तो डेथ हुई 2021 में, बाद में हुई, हाँ अक्टूबर में हुई है। मगर उस समय हालात थे तो उस समय हमें अपना परफॉर्मेंस करना था। हाँ, क्योंकि परफॉर्मेंस इसलिए करना था क्योंकि हमें जनहित के लिए, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं इसको पहना हुआ है, और इसको पहन के हम घर में कैसे बैठ जाएंगे? जिम्मेदारी भाई अपनी, हमने अपनी जिम्मेदारी को समझा। मैंने अपने फादर को कहा, उस समय मेरे ख्याल 4,000-4,500 रुपए की एक मशीन जो है वो वाली आ रही थी, स्प्रे वाली, क्या नाम लेते हैं, जो पीठ पे टंगती है दवा छिड़कने वाली। वो मेरे फादर ने 20 मशीनें ला के दी। उसके बाद क्या नाम लेते हैं, मैंने कहा कि पापा को कहा, मैंने कहा पापा इसकी दवाई, तो दवाई भी हमने मंगाई। मैंने अपने पूरे महाराजपुर में बहुत जगह सैनिटाइज करवाया, खूब मैंने लोगों के घरों के दरवाजों पे, गलियों में, जिनने अपने घरों के अंदर बुलाया वहां भी दवा छिड़काओ, जो कर सकते थे हम बेहतर से बेहतर। मैंने अपने यहाँ पे किचन भी चलाया, मगर मैंने उसको चुनाव में उसको मैंने प्रोपेगेंडा नहीं, उसका बिल्कुल मैंने उसको प्रचार नहीं, मैंने मार्केटिंग नहीं करी अपने चुनाव में, क्योंकि वो इस पगड़ी का एक ड्यूटी थी, जिम्मेदारी थी, वो 1-to-1 कनेक्शन, समाज के हित के लिए वर्किंग थी, और वो मेरी एक तरीके से मेरा एक फर्ज था जो मैंने पूरा किया। फिर मैंने कहा पापा एक फॉकिंग मशीन चाहिए, जो धुआं छिड़कने वाली नहीं होती, जैसे मच्छर वगैरह होते हैं। तो मेरे फादर ने जो है यही लाटूस रोड से जो है वो गए, और वो फॉगिंग मशीन भी जो है उस समय 25,000 की जो है, हाँ लेके आए। कहते हैं इससे भी जो है पूरे क्षेत्र में, क्या नाम लेते हैं, पूरे इलाके में सबके यहाँ करवाओ। मैंने उसको भी करवाया। तो होता क्या है कि किसी चीज में पिता, हमारे सभी के फादर प्रेरणा स्रोत होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं, मगर ये है कि वो हर एक स्टेप पे जब हम कई चीज कह रहे थे तो वो हमको सपोर्ट कर रहे थे, हमको वो बढ़ा रहे थे, और वो हमारी अंदर आत्मा को पढ़ भी रहे थे। क्योंकि एक पिता जितना अच्छा पढ़ता है ना अपने बेटे को, सही कह रहे हैं, कोई नहीं पढ़ पाता। वो एक दोस्त भी होता है, पिता भी होता है, गुरु भी होता है, वो सब कुछ होता है। और वही चीज उनने, क्या नाम लेते, मेरे साथ करी। मेरे पिता तो वो क्या, मेरे तो गुरु और मेरे दोस्त। मतलब जब कभी किसी अधिकारी को कोई लेटर वगैरह जाना है, लिखना है, तो वो बताते थे कि इस तरह नहीं, ऐसे करो, तो वो चीज को समझाते थे बिल्कुल, हाँ ऐसे नहीं ऐसे। तो चीजों को हमने समझा। कभी ऐसा, थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, कभी ऐसा रहा कि पिताजी ने डांट करी हो, कोई गलती की हो? हाँ डांट बिल्कुल, क्या नाम लेते हैं, वो तो भले समाज के अंदर जो है जैसे डांट देते थे, बिल्कुल, क्या नाम लेते हैं, कोई आपने गलती करी, क्योंकि आज से पीछे के 10 वर्ष पीछे में और आज जो बैठा फतेह बहादुर गिल आपके सामने, इन 3-4 वर्षों में बिल्कुल बदल गई लाइफ, जिंदगी बिल्कुल बदल गई। और ऐसी जिंदगी बदली कि जिसकी उम्मीद मुझे भी नहीं थी, कि मैंने भी नहीं ये सोचा था कि मैं एक बिल्कुल ही जो है, एक राजनीति में सेवा करना एक अलग चीज है, वो आप लगे रहना एक वो आपकी इच्छा शक्ति है, मगर जिम्मेदारियां जब पड़ जाती हैं तो फिर उनका निर्वहन करने की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हो जाती है। और आज जिम्मेदारियों के ओहदों से आज मैं यहाँ पे बैठा भी हूँ। तो मेरी जो ड्यूटी थी वो फादर ने मेरे साथ बहुत सपोर्ट किया, मुझे बढ़ाया। आज वो नहीं है एकदम, हाँ, मगर आज नहीं है तो महसूस तो होता है, कमी खलती है,
मगर दोनों भाई मेरे जो बड़े हैं वो मेरे पिता का रोल अदा करते पीछे खड़े रहते हैं हाँ, हमेशा। वो बिल्कुल मेरे दोनों कंधे हैं। हाँ बिल्कुल, इस मामले तो मैं और पिता का बड़े का रोल अदा कर रहे हैं अखिलेश यादव जी। क्या बात है। बिल्कुल, हम तो 3 भाई, हम तो कहते हैं हमसे भी सबसे बड़े हमारे घर के मुखिया अखिलेश जी है। उनसे बड़ा तो उसके बाद हम अपने बड़े भाई को मानते हैं, फिर उसके बाद मछली को मानते हैं। ठीक बात। माता जी की याद आती है? मदर की डेथ हुई थी 2004 में। हाँ। 2004 में मदर की डेथ हुई थी, तो माँ तो यार सभी की आप कहना ही क्या, माँ से बढ़ के तो कुछ भी नहीं जिंदगी में। मगर यह है कि उस समय 15-16 साल के थे जब मम्मी की डेथ हुई, तो जिंदगी ने सिखा दिया। और जिंदगी बंदा तभी सीखता है जब उसको तकलीफ मिलती है। बंदा तब नहीं सीखता जब उसको जो है ऐशो आराम मिलते हैं, खुशियां मिलती है, तब वो नहीं सीखता। सीखता तो तभी है जब उसको बहुत दर्द हो या बहुत ठोकरें मिले। जिसको दर्द और ठोकर नहीं मिलती वो जिंदगी में कभी सीख भी नहीं पाता। और मैं एक तरफ का हिस्सा कहूं जिंदगी का, तो ठोकर और तकलीफ बहुत मिली, मगर दूसरी तरफ का हिस्सा देखो, जिस फर्मे में मेरे फादर चाहते थे, या एक माँ बाप की जो सोच होती है कि हमारा बच्चा सही दिशा में बढ़े, ऐसी मैं कामना करता हूं कि सभी बच्चे जो हैं, जितने भी नौजवान हैं, अच्छी दिशा में बढ़े। और जितना इस आपके इंटरव्यू को जो लोग सुन रहे हैं, मैं उन्हीं को कहूँगा, यूथ को, कि माँ बाप का बहुत प्यार करो, सम्मान करो, और जो सीख वो दे दे, वो समझ लीजिए कोई भी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं दे या सकते। कोई से बड़ा कॉलेज आपको नहीं वो चीज दे पाएगा जो वो दे देंगे आप। कोई बचपन की याद हो माता जी की तो शेयर करिए जरूर। माँ पर्दे डालती थी, पिताजी से मार पड़ती थी जब खेलते थे। ये याद था। और क्या, हमारा ग्राउंड था बहुत बड़ा, तो पतंगबाजी कर लो, गुल्ली डंडा, लट्टू नचा लो। माँ ने मतलब खूब बचाया आपको पिटाई हम से। लोग देख लेते थे फादर की जीप आ गई है, आवाज आ गई है, तो हम लोग भागते थे, निकल लो। तो हम लोग के पैर तो गंदे होते थे, तो पैर मिट्टी वाले होते थे, तो पकड़ लिए जाते थे। तो बस उसी में हम लोगों को जो है, भाई माता हमारी मम्मी बचाती थी, और पिताजी सूते थे। पिताजी कहते थे कि भाई तुम लोग शैतानी करते हो, खेलते रहते हो। ठीक है, आज उन चीजों को महसूस करते हैं तो यादें आती है, तो लगता है कि शायद जिंदगी के वो दिन आप दोबारा थोड़ा पलट के आएंगे। बट आप बहुत खरा उतर रहे हैं, जैसे कि आप चाह रहे थे, आपके पिताजी जैसे चाहते थे। प्रयास कर रहा हूँ, मैंने लोगों को बोला भी है, सभी को, महाराजपुर में जनता के बीच में जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि देखो, चुनाव लड़ने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि बहुत लोग चुनाव जब आता है फिर 4-6 महीने पहले तभी देखते हैं। हाँ। मैं कहता हूँ कि कोई दुख सुख हो मुझे बता दो, मैं आ जाऊंगा, और कोई मेरे से गलती हो रही हो मुझे बता दो, मैं सीख लूंगा। नियंत्रण में क्षेत्र में चल रहा हूँ। मेरी सिर्फ एक सोच है, मेरा एक मकसद है कि जितनी जल्दी मुझको आदमी जान ले, पहचान ले, क्योंकि कोई किसी से तभी जुड़ता है जब उसकी सोच से या उसकी बोली से जब वो रूबरू होता है, दिल से जब दिल मिलता है, तभी एक कनेक्शन डेवलप होता है। और वो कनेक्शन तब डेवलप होगा जब हम बोलेंगे। जब हम बोलेंगे तो हमारी सोच जो है वो सामने वाले पे इम्पैक्ट करती है कि ये व्यक्ति किस नेचर का है। आइडियोलॉजी समझ में आती है कि भाई इसका IQ लेवल चेक होता है कि बाहर से आप कैसे हो, अंदर से कैसे हो। तब, और यही मैंने अपनी महाराजपुर में जितने बड़े बुजुर्ग हैं, जितने नौजवान हैं, मैं कहता हूँ कि ये मेरा इम्तिहान चल रहा है, और मेरा इम्तिहान 27 तक जितना लेना है आप लोग ले लो, और आप लोग इस चीज को पता करो, इस चीज को जांचो परखो कि ये व्यक्ति आने वाले समय में इसको मौका मिलेगा तो क्या ये काम करने योग्य है कि नहीं है। इस चीज को भी आप महसूस करो, क्योंकि अब तक जो लोग भी आए हैं उन्हें सिर्फ अपने घरों को भरा है, वो सिर्फ अपना हित देखा है। मगर आज भी आप चले जाओ मेरी विधानसभा में, इतना क्षेत्र ऐसा है, आप रूमा से जब आगे बढ़ोगे, बहुत ऐसे गांव हैं, बहुत ऐसे नौजवान, ऐसे परिवार है, गरीब परिवार है, जो एक वक्त के टाइम की रोटी का बंदोबस्त नहीं कर पाते। मुझे बहुत इस बात का पर्सनली तकलीफ है कि जहां लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वहां मेरी विधानसभा में एक नहीं, मैं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ, मगर आज मेरे हाथ खाली है। मुझे इस बात की खुशी होगी उस दिन कि मेरी सोच तब पूरी होगी जब मैं कम से कम अपने क्षेत्र के अंदर चलूंगा, और कोई भी बात निकलेगी तो उसको मैं चट से पूरा करने योग्य बन जाऊंगा। आज मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, ये मेरा इम्तिहान है, और जितना जनता इम्तिहान ले सकती है उतना ले, मैं इम्तिहान देने के लिए ही बैठा हूँ। ठीक बात। 27 में जब चुनाव हो जाएगा
और आप अगर एमएलए बनते हैं, जनता आपको स्वीकारती है, तो हम आपको वापस से फिर बुलाएंगे और फिर हम आपकी परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे। मैं आज फिर कह रहा हूँ कि औहदों का आना, औहदों का जाना, किसको क्या पोस्ट मिलेगा ये जनता के हाथ में होता है या ऊपर प्रभु के हाथ में होता है। मगर मेरे हाथ में एक चीज है, वो है मेहनत। मैं नियंत्रण क्षेत्र में चलना, मेहनत करना और बराबर प्रयास करना, ये मैं ताज जिंदगी करूंगा। चाहे 27 आए, चाहे 32 आए, चाहे 37 आए, कोई भी साल आ जाए, छोड़ेंगे नहीं। जहां पे मेरा जन्म हुआ, मेरे फादर का जन्म हुआ, वो मेरी सिर्फ विधानसभा ही नहीं है, मेरा एक पारिवारिक क्षेत्र है पूरा। वहां पे मेरे फादर के बहुत पुराने पुराने बुजुर्ग मिलते हैं वहां पर, जिनके सामने हम लोगों ने जन्म लिया है, जिनके सामने हम बड़े हुए हैं, और आज जिनके सामने हम कुर्ता पजामा डाल करके आज समाज के हित के लिए जा करके आज लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस बात की मुझे खुशी है कि मैं कम से कम जो है सिर्फ 27 ही क्यों, कोई भी वर्ष हो, आज मैं क्या नाम लेते हैं आपके सामने बैठा हूं, मेरा पूरा जीवन ही निकल जाना है। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह दे रहा हूं, मेरी पूरी लाइफ महाराजपुर विधानसभा के लिए समर्पित है। ठीक बात सर, आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा और मुझे लगता है कि आपने इंटरव्यू बहुत दिए होंगे। ये एक पॉडकास्ट था, एक जरिया है जिससे हम बहुत दिल से एक दिल की बात जो होती है उसको निकालने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करता हूं कि काफी आपने वो ऐसी बातें बताई होंगी जो पहले शायद ही आपसे कभी पूछी गई होंगी। निखिल जी, मैंने भी अपने दिल में आज कुछ नहीं रखा पूरे दिल का खजाना खाली करके जा रहा हूँ, सब बता दिया और सब चीजों को मैंने आपसे साझा किया, सुख दुख से लेकर के हर। मगर कोई खुशी का लम्हा मेरे जीवन में नहीं है, और मेरे में खुशी इसलिए मैं नहीं रखता क्योंकि खुशी में कोई ना कोई अपना राजनीति में कोई स्वार्थ और कोई लालच होता है। मुझे कोई लालच, कोई स्वार्थ नहीं है। ईश्वर जिस दिन मौका देगा, प्रभु जिस दिन आशीर्वाद देगा, मैं बराबर क्या नाम लेते हैं लगा हूं, लगा रहूंगा। आप जैसे जितने भी हमारे नौजवान सीनियर्स हैं लगे रहते हैं, आप लोग हम लोगों की बात को जनता तक पहुंचाते हैं। मैं आपकी पूरी टीम का तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझको जो है समय दिया, मुझे आने का ये अवसर मिला। मैं बहुत थैंक्सफुल हूँ आपका। 27 में फिर बुलाऊंगा सर। तो आप बुलाऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा, 27 में आऊंगा। परफॉर्मेंस वाली बात में आपकी याद रखूंगा मैं बिल्कुल। मुझे इस बात की है कि मुझे जागते रहना है। तो मैं जागता तब रहूंगा जब मुझे कोई चैलेंज होगा ना मेरे पास, तो मुझे चैलेंज लेना मुझे अच्छा लगता है और मैं चैलेंज को स्वीकार करता हूँ। तो मैंने अपने आप से चैलेंज किया हुआ है, ये तो जनता को मैंने आगे तोहफे में देना है सब कुछ, तो वो मैं चैलेंज अपने आप में स्वीकार करके चल रहा हूँ। ठीक सर, और आएंगे 27 में जरूर बैठेंगे फिर आपकी कॉफी पिएंगे। हाँ बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रगुजार कि आपने समय दिया।